दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र। आज मैं फिर नालंदा विध्वंस पर एक तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं अपनी बात रखूं इसके पहले मैं कुछ टिप्पणियां आपके सामने रख रहा हूं। पहला है कि नालंदा विश्वविद्यालय 800 गुणे 1600 फीट यानी 30 एकड़ में बना है, जिसे कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में स्थापित किया और जो 13वीं शताब्दी में यानी 1205 में नष्ट कर दिया गया। जबकि पहले की जो खोज है वह यह कहती है, कुछ विद्वान कहते हैं कि 1197 में और कुछ विद्वान कहते हैं कि 1199 में नष्ट किया गया। हमने अपने पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नालंदा विश्वविद्यालय पर मैंने आपको वीडियो बनाया है, इसको समझने के लिए आप लोगों को वह दोनों वीडियो पहले देख लेनी चाहिए। तो आइए कि दूसरी हमारी जो टिप्पणी है नोट में, इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, लेकिन तमाम प्रमाणों के बाद भी यह प्रश्न विवादित है। विवादित क्यों है? इसलिए कि बौद्धों और ब्राह्मणों के विचारों में मतभेद हमेशा रहा है। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक भारत में मुगलों के साम्राज्य के कारण यह विचारणी, क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद जो ही 1205 में जो कहिए या 1199 में या 1197 में नालंदा विश्वविद्यालय जब नष्ट कर दिया गया, 1205 का ये नई विचारधारा नई खोज के तहत है, बाकी वो दोनों पहले के ही अच्छे हैं। उसके बाद भारत में शासन के तौर पर मुगलों का स्थापना और स्थापित होना बताया गया और था भी। और क्या इस देश में जो विद्वान थे वो ब्राह्मण थे और उन्हीं के हाथ में सारा शिक्षा का केंद्र था। तो ब्राह्मणों ने इन बौद्ध स्थलों पर या नालंदा विश्वविद्यालय पर ध्यान क्यों नहीं दिया, ये सोचने का विषय है। तीसरा है कि यह अकाट्य सत्य है कि ब्राह्मणों ने मुगलों के दरबार में मंत्री होने तक का गौरव हासिल किया, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि बौद्धों ने बौद्ध राजाओं के अतिरिक्त किसी भी राजा की दरबारगिरी की हो। विध्वंस के बाद जब राजा ककुत्सित ने इसको पुनः निर्माण शुरू कराना चाहा, तो ब्राह्मणों और बौद्धों में मतभेद के कारण ब्राह्मणों ने इसे नहीं बनने दिया। फिर 19वीं शताब्दी तक इस पर किसी गैर बौद्ध शासकों ने ध्यान नहीं दिया। अगला पॉइंट है कि 1915 से 1937 तक वह स्वतंत्र भारत में 1974 से 1982 तक इसका उत्खनन कराया गया, जिसमें पुरातत्ववेत्ता डेविड स्पूनर, हीरानंद शास्त्री, जे.एन. पेज, एम. कुरैशी, जी.सी. चंद्रा, एम. नाजिम, अमलानंद घोष सम्मिलित थे। जबकि अंग्रेज विद्वान कनिंघम ने 1861 में पहली बार इसकी खोज की। अगला पॉइंट है कि दो पुस्तकें तबाकत-ए-नासिरी व यांग-साम जोनजैंग से सिद्ध होता है कि खिलजी ने इसे जलाया, जबकि डी.एन. झा की पुस्तक मिथ ऑफ होली काऊ और द ड्रिंक ऑफ
इमॉर्टिबिलिटीज के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ने नहीं, ब्राह्मणों ने जलाया। डॉक्टर रुचिका शर्मा व तारानाथ का कहना भी है कि ब्राह्मणों ने जलाया। इस पक्ष में यह तर्क दिया गया कि 2 ब्राह्मण यहाँ शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन प्रवेश परीक्षा के बगैर। इस पर एक ब्राह्मण वापस चला गया और दूसरा प्रवेश पा गया और 12 वर्ष की सूर्य उपासना में सफल होने के बाद यज्ञ किया और उस अग्नि को बिखेर दिया, जिससे विश्वविद्यालय की 90 लाख पुस्तकें 6 महीने से ज्यादा समय तक जलती रही। इस पक्ष में एक शिलालेख का वर्णन भी सामने आया है, जो 11वीं सदी का है, मधुबनी बिहार में मिला है। बताया गया है कि राघव चेतन नाम का ब्राह्मण को बौद्धों ने देश निकाला किया, तो वह भटकते भटकते अफगान के गार्मसीर चला गया और उसके प्यास को एक अफगानी महिला ने पानी पिलाया और उसी ब्राह्मण से वह गर्भवती हो गई और वही बच्चा खिलजी था, जिसने बाप का बदला नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर लिया। इसलिए विध्वंस का दोषी ब्राह्मण ही है। लेकिन यह कथा एक गप्पेबाजी लगती है और ब्राह्मण श्रेष्ठता का एक उदाहरण मात्र इसे माना जाना चाहिए। 1236 तक नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल उजड़ चुका था, यह सत्य है। यह भी सत्य है कि अफगानियों ने बौद्ध मठों, स्तूपों की बजाय मंदिरों को ज्यादा लूटा। अफगानिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े 2 स्तूपों को पिछले सालों आतताइयों ने ढहा दिया, लेकिन अफगान शासकों ने उससे ज्यादा ऊंचा दूसरा स्थापित भी किया। 10वां पॉइंट है कि बेशक मुस्लिम आतताइयों ने मंदिरों को नष्ट किया, लेकिन कई मंदिरों को दान चंदा जमीन भी दिया और बनवाया भी। लेकिन बौद्ध स्थलों को किसी हिंदू शासकों ने बनवाया हो 1236 के बाद उदाहरण नहीं मिलता। हिंदू शासकों व मुगलों के बीच वैमनस्य के बीच ब्राह्मणों के होने का उदाहरण भी मिलते हैं, यह इतिहास में दर्ज है। 13वीं सदी से बौद्ध विहारों के प्रति ब्राह्मण विद्वानों की उदासीनता या अनदेखी और बदनाम करने की गप्पेबाजी ही नहीं, तमाम मिथकों को परोसकर बदनाम करने की साजिशों से यह लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को आग चाहे जिसने लगाई हो, उसमें ब्राह्मणों की मूक सहमति या उकसाने की स्थिति अवश्य रही है। अगला पॉइंट है कि यह इसलिए 5वीं-6वीं शताब्दी में बौद्ध विद्वान पाणिनि ने प्राकृत, ब्राह्मी व पाली भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत भाषा का नया व्याकरण दिया। इसके पूर्व संस्कृत भाषा थी ही नहीं। 180 ईस्वी पूर्व बौद्ध सम्राट की हत्या, मनुस्मृति का उद्भव, रामायण की रचना के बावजूद 9वीं शताब्दी से सनातन व्यवस्था का सांप्रदायिकरण शुरू हुआ, तो वह 16वीं शताब्दी में तुलसीकृत रामायण यानी रामचरितमानस में पूर्ण हुआ और इस नए हिंदू धर्म की कल्पना ने सनातन व्यवस्था को हिंदूकरण करके अछूतपन तक की स्थिति पैदा कर दी। अंतिम पॉइंट है कि ये सारे लेखन का कार्य ब्राह्मणों ने ही अपने लाभ में किए हैं, तभी तो नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस में इन पर उंगली उठाना अकारण नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि जहां सम्मान मिलने की बात हो, वहां ब्राह्मण प्रत्यक्ष रहता है और जिस कर्म से उसका बहुत लाभ होने वाला हो मगर अपयश का डर हो, वहां वह काम परोक्ष रहकर करा लेता है। ब्राह्मणों का यह स्वभाव पहले भी था और आज भी है। राहुल सांकृत्यायन या भगवत शरण उपाध्याय बिरले ही मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं
और भी कुछ बातें हैं जिसे मैं, जैसे तारानाथ की पुस्तकों से, डी.एन. झा की पुस्तकों से, या अन्य भी इतिहासकार, या तबाकत, ये उस मुस्लिम पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं बाद में भी अन्य प्रमाण के जो रूप में है, वो मैं अगले एपिसोड में जरूर आपको बताऊंगा। इसमें मेरा ये कहना है कि इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जो स्थितियां हैं। देखिए, एक बात मैं और बता दूं कि प्रमाण मांगना ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। और आप प्रमाण, कबीर ने कहा है कि तुम देखी, तुम बांची, पुस्तक की लेखी, और मैं बोली आंखन की देखी। आज समाज में देख लीजिए, आप प्रमाण के रूप में किसी के तर्क को झुठला तो सकते हैं, लेकिन समाज में जो बातें हैं, जो सामने हैं, उसको आप झुठला नहीं सकते। और समाज का जो यही स्थितियां हैं, वही परिवर्तन में काम आती है। फिलहाल इस पर मैं अगली बात अगले तर्क में बताऊंगा। लेकिन ये सच है, जहां दो मुखी बातें, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, यह एक ब्राह्मणवाद का बहुत बड़ा हथियार है कि बाहर से सौम्य दिखो और अंदर से चाहे जितना क्रूर रहो। बाहर से प्रिय बोलो, अंदर से चाहे जितने खतरनाक रहो। बाहर से आप देखने में समाज का सेवी दिखो, अंदर से भले ही समाज विध्वंसक रहो। ये 90%, ये मैं नहीं कहता कि 10% ब्राह्मण भी समाज की बात करने में और समाज के लिए कार्य करने में और समाज के लिए सच लिखने में अग्रणी भूमिका भी निभाए। लेकिन 90% ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया और उसके लिए, उस झूठ को सही साबित करने के लिए तमाम मिथकों का भंडार स्थापित कर दिया, और वो भंडार आम लोगों के बीच में बड़े तेजी से फैलाया और सच की चीज़ों को झुठलाया या उसको सामने नहीं आने दिया या ख़त्म कर दिया। आज भी ऐसा चल रहा है। आज भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े जो तर्कशील विद्वानों की किताबें हैं, उसको या तो महंगी कर दी गई, या प्रेस में आने नहीं दिया जा रहा है, या उसको एकदम दूसरे तरीके से एकदम रोक दिया गया है, उसके फैलाव को। बाकी इस पर बात मैं फिर कभी करूंगा। तो मेरे कहने का मकसद है कि जो इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, और फिर उस पर यह ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उस पर पुस्तकें इन ब्राह्मण विद्वानों ने क्यों नहीं लिखी, क्यों अपना गल्पबाजी करने में ही मशगूल रहे। सवाल ये खड़ा होता है और यही शंका पैदा करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करने में, विध्वंस करने या कराने में, उसको पूरी तरह उसका अस्तित्व मिटाने में जरूर ही प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष हाथ निश्चित तौर से ब्राह्मणों का रहा है। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। और इसके पक्ष में तमाम सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके जोर जोर से कह रहे हैं कि नालंदा विध्वंस में ब्राह्मण का हाथ नहीं था। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह जो आम बात है, इसको हम फिर अगले अपने एपिसोड में कहेंगे, और आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। आपका मित्र सुनकर सुन।